नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साइट का निरीक्षण मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश दुर्गा शंकर मिश्र के द्वारा किया गया। विकासकर्ता जूरी एयरपोर्ट की एसपीवी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि परियोजना के लिए डेवलपमेंट प्लान के अनुसार एयरपोर्ट के विकास के लिए ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा एटीसी बिल्डिंग के कंप्लीशन का काम भी चल रहा है और महीने अगस्त तक बिल्डिंग को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एटीसी इक्विपमेंट लगाने के लिए हस्तगत कर देंगे तथा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अवगत भी कराया गया है कि इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशन का काम सितंबर के महीने में पूरा हो सके। रनवे और एक्सप्रेन पर वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक लाइट का भी काम चल रहा है। रनवे के पास नेविगेशन इक्विपमेंट के साथ साथ ग्लाइड पॉथ एंटेना और लोकलाइजर लगाए जा चुके हैं। इस पर मुख्य सचिव के द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी तरह के इक्विपमेंट जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया जाना है उसे सितंबर के महीने तक पूरा कर लिया जाए। टर्मिनल बिल्डिंग के निरीक्षण के समय कंसेशनियर एयर द्वारा अवगत भी कराया गया कि वर्तमान में फसेड और रूफ का काम प्रगति पर है और पियर की फिनिशिंग का काम भी शुरू हो चुका है। ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन का काम भी अब प्रगति पर है। तो नोएडा थाना सेक्टर 126 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घरों में चोरी करने वाले शातिर गैंग के 3 बदमाश को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 4 लैपटॉप, 44 महंगे मोबाइल फोन, 3 एटीएम कार्ड समेत कई चीज बरामद की गई है। हालांकि आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि गर्मियों में कुछ लोग घरों की छत पर या पीजी के गेट खोलकर सो जाते हैं। उन्हीं लोगों को ये लोग निशाना बनाया करते थे। चोरी की घटना रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक के बीच होती थी, जिस समय लोग अपने गहरी नींद में सोया होते थे। उस समय चोरी की घटनाओं को ये सभी चोर अंजाम दिया करते थे। मोबाइल फोन, लैपटॉप या अन्य कीमती सामान को चोरी कर ये सभी लेकर उड़ जाया करते थे। आरोपियों ने कहा कि अभी तक लगभग 200 लैपटॉप और 400 से भी ज्यादा मोबाइल फोन वो चोरी कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चोरी के माल को वो पश्चिम बंगाल में ले जाकर ऊंचे दामों में बेचा करते थे। उसमें एक गैंग पकड़ा है जिसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। एक यूपी का रहने वाला हमीरपुर का है, 2 ये ईस्ट मिदनापुर पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और ये काफी दिनों से चोरी कर रहे थे। इनके पास से 44 मोबाइल फोन और 4 लैपटॉप बरामद हुए थे। इनके पास से एटीएम कार्ड भी और सारे कागजात बरामद हुए। एक ऑटो भी है जिससे चोरी करने लगे थे। इनकी मॉडस ऑपरेंडी होती थी कि ये सुबह के वक्त चोरी करते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह के आदमी ज़्यादा गहरी नींद में हो जाता था और गर्मियों का सीजन रहता है तो खुले मकान में ये घुस करके चोरी कर ले जाते थे। और जो इनसे पूछताछ कर भी पता चला है कि लगभग 400 मोबाइल फोन और 200 लैपटॉप अब तक ये चोरी कर चुके हैं और इन्होंने बताया कि ये ले जाके पश्चिम बंगाल में बेचते हैं। इसके और आगे की कि इनके गैंग में कौन कौन लोग हैं और क्या करते थे ये भी सही बताएं कि नहीं बताएं, इस पर हम इन्वेस्टिगेशन करें। सर ये नोएडा को टारगेट बना दी थी आपको दिल्ली एनसीआर में? नहीं, दिल्ली एनसीआर में इसमें जो एक अभियुक्त है वो दिल्ली में भी पकड़ा गया है। उससे कई सारे मुकदमे हैं तो दिल्ली से भी करते थे। पहले दिल्ली रहते थे लेकिन अब आ गए थे, यहाँ रह रहे थे, नोएडा में रह रहे थे। कब से अभी तो हमारे इसमें 12 जो मोबाइल फोन है वो कनेक्ट हुए हैं और 2 लैपटॉप कनेक्ट हुए हैं, तो 14 घटनाएं तो हमारे यहाँ की प्रमाणित हैं। तो फर्रुखाबाद में न्यायालय के आदेश पर ग्राम पंचायत जियोनी की पुनः मतदान किया गया, जिसमें बता दें कि मतगणना में ग्राम प्रधान बबलू को 261 मत मिलने पर 6 वोटों से विजयी घोषित किया गया था। विपक्षी प्रमोद कुमार को 255 वोट मिले थे, जिसके बाद वो चुनाव हार गए थे और मतगणना में लगे कर्मचारियों पर मतपत्रों में कटिंग कर धांधली का आरोप लगाकर वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत भी की थी। इसके बाद प्रमोद कुमार ने मामले की याचिका न्यायालय में दायर कर पुनः मतदान करने की मांग की थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने ग्राम पंचायत जियोनी की पुनर्मतदान के लिए आदेश दे दिए थे। नवाबगंज ब्लॉक परिसर में ग्राम पंचायत जियोनी की पुनर्मतदान आज किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कन्नौज की करेंगे, जहां पर कन्नौज में शोधों से ब्लैकमेल से परेशान होकर एक छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। विद्यालय और घर के बाहर आते जाते समय उसे अश्लील हरकतें और छेड़खानी झेलनी पड़ती थी। युवक के साथ अश्लील वीडियो वायरल करने की लगातार उसे धमकी भी दी जा रही थी। लोक लाज और बदनामी से डरी छात्रा ने मौत को गले लगा लिया है। किशोरी की मां ने 3 युवकों पर आरोप लगाया है। गांव के बाहर फांसी के फंदे पर लटकता हुआ नाबालिग का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पूरा मामला कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक नाबालिग छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। क्या मेरी कहीं जाती थी, अगर घर से निकलती तो इसको अपलक्ष लगाते थे। किस तरह का अपलक्ष लगाते थे? कि ये यहाँ पर किसी को रखती है, किसी लड़के से संबंध है? किसी लड़के संग संबंध है।
तो लड़के को जब वहाँ पर मैंने देखा तो वहाँ पताल जलाई, 10-20 आदमी लेके गांव गिरवाया, डोला गिरवाया, तो वहाँ पर कोई मैं मिला नहीं। तो बिटिया मेरी वहाँ पर आई, हमने कहा बिटिया अगर कोई बात हो तो मैं बताओ कि मम्मी क्या बताओ, हम गांव में तो निकल जाए, हमें कोई बात मतलब नहीं है। तो गांव वाले ने बहुत परेशान कर दिया हमारी बिटिया को। सुबह हम चले गए स्कूल और इसके बाद उसने फांसी लगा ली, बिल्कुल मजबूर हो गई। पुलिस में शिकायत नहीं थी कि इससे पहले? नहीं, शिकायत हमने नहीं किसी से की कि हमारी बिटिया हमारी जब गलत नहीं है तो मैं किस करें परेशान से। तो आपने बिटिया ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, बिटिया ने कुछ नहीं बताया, ना बिटिया गलत थी नहीं। इससे पहले भी कुछ लोग परेशान करते थे? बहुत पहले 2 बार 3 बार ये छेपक पड़ चुकी है हमारे पास, लेकिन मैंने बिटिया के लिए नहीं किया, बिटिया कुछ गम में कर लेगी तो इसलिए। तो कुशीनगर में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए शासन स्तर से करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन कुशीनगर के बाढ़ खंड और अन्य संबंधित जिम्मेदारों के द्वारा इस धन का बंदरबाट कर दिया जाता है और इस क्षेत्र के लोग हर साल बाढ़ की परेशानी को झेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस साल भी मानसून सत्र की शुरुआत होने के पहले ही काम पूरा हो जाना चाहिए, जिससे बाढ़ से बंदे किनारे बसे गाँव को बचाया जा सके, लेकिन जिम्मेदार सरकार के इस मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं और बंदे पर केवल कागजी खाना पूर्ति मात्र का ही काम कराकर पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। कुशीनगर जिले के खड्डा और तमकुहीराज तहसील के दर्जनों गांव ऐसे हैं जो बड़ी गंडक नदी के किनारे बसे हुए हैं और इन गांव को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए शासन स्तर से हर साल लाखों करोड़ों रुपए दिया जाता है, लेकिन कुशीनगर में तैनात बाढ़ खंड के जिम्मेदारों की मिलीभगत से इस पैसे का बंदरबाट हो जाता है और बंदे की हालत जस की तस बनी रहती है। अभी तो काम चल रहा है, अभी 4 वर्ष से फसल नहीं लगा है, नदी में पानी आ गया है। क्या मान रहे हैं, इसके पहले भी बाढ़ आई थी और अभी तैयारी क्या है आपकी? अभी तैयारी तो पहले बाढ़ आई थी तो अंदर थी, अभी आया था ऊपर सब चला गया था, ऊपर सब पड़ गया। किस तरह? यहाँ की स्थिति बहुत ही गंभीर रहता है, जब भी बाढ़ आता है तब भी बहुत गंभीर रहता है। और क्या है कि यहाँ क्षेत्र देख रहे हैं, हम लोग यहाँ के निवासी हैं और जब बाढ़ आता है तब काम चालू करते हैं, सूखा पड़ता है तो काम चालू नहीं करते हैं। देखिए बरसात भी चालू हो गया है और इसी में लोग काम करा रहे हैं। बताइए, जिस तरह पानी आता है उसी तरह पैसा भी बह जाता है। बिहार का स्थिति देख लीजिए कितना बढ़िया, और सबसे ज़्यादा फंडिंग देता है यूपी में, बिहार से ज़्यादा फंड आता है यूपी में, लेकिन ये लोग काम। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब यूपी के सहारनपुर की करेंगे, जहां किन्नरों के पक्षों के बीच चल रहे वर्चस्व के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। किन्नरों के पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाकर मामले को तूल देने में लगे हुए हैं। सहारनपुर में आज शाहिद उर्फ पूजा किन्नर ने अपने साथियों के साथ पुलिस लाइन पहुंचकर एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर विपक्षी गणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। थाना जनकपुरी के इंदिरा बस्ती स्कूल वाली गली में जनकनगर की निवासी प्रार्थी शाहिद उर्फ पूजा पुत्र जहूर जेला हाजी निहाल ने एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र दिया। उसमें उन्होंने कहा कि प्रार्थी एक किन्नर है जिसका पेशा बधाई मांगना है और किन्नरों के बधाई मांगने को लेकर कोई विवाद ना हो, इसलिए क्षेत्र बचे हुए होते हैं। क्षेत्र में बधाई मांगने को लेकर माननीय न्यायालय के द्वारा भी 2016 में प्रार्थी के हक में ही आदेश पारित किया गया था और जिनके आदेश की अब प्रार्थी के द्वारा इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। आरोप है कि विपक्षी गण गाहे बगाहे प्रार्थी एवं उसके साथियों को बधाई मांगने से रोकते हैं और प्रार्थी एवं उनके साथियों के साथ मारपीट भी करते हैं और जान से मारने की और झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी भी देते हैं। क्षेत्र को लेकर है। देखिए, आपके खिलाफ वो लगातार वीडियो भी वायरल कर रहे हैं कुछ सोशल मीडिया पर, तो उनको लेके क्या कहेंगे आप? उसमें भी आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप यही लगा रहे हैं ताकि जो है ना मीडिया इसको उछाले और उछालने के बाद में जो है ना इस पे सब अफसर लोग जो है इस पे ध्यान दे और हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। अभी कप्तान साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने ये कहा है कि हमें थोड़ा सा टाइम दो, इसमें हम जो है इसमें अच्छे से कार्रवाई करेंगे और जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जैसे कि यहाँ जो युवक हैं जो सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? क्या उन्हीं के बुलाए हुए लोग थे वो, या क्या मानते हैं? उन्हीं के बुलाए हुए लड़के हैं। हमने तो उन्हें कभी आज से पहले देखा नहीं, हम जानते नहीं। हमारे को जो है ना पुलिस वाले उठा करके भी ले गए थे सारे हमारे चेलों को, और जो है सुबह शाम तक के रखा, हमारे फोन कॉल डिटेल ये वो खूब चेक किया उन्होंने। हमारे पास जब कोई सबूत ना पाया तो शाम को उन्होंने हमें छोड़ दिया। अभी आप क्या चाहते हैं, सरकार से या प्रशासन से क्या? मैं सरकार से और प्रशासन से यही चाहती हूँ कि इस जो ये घटनाएं हमारे साथ में कर रहे हैं झूठी, उसको जो है संज्ञान में ले करके और उसमें हक कराया जाए। दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। जो लड़के जिसने भेजे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो।